बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फरमाते हैं कि महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मुल्क में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ अपोजिशन के कहने की वजह से अवाम को महंगाई महसूस हो रही है। यानी अद्वियात की कीमतों में 5 से 600% इजाफा, फिर भी कहते हैं महंगाई नहीं। बिजली महंगी कर दी गई, गैस की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, आटे रोटी और नान की कीमतों में रोज इजाफा हो रहा है, इलाज महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगी, घरों के किराए ज्यादा, आमदनी ना होने के बराबर, और फिर भी कोई ये कहे कि महंगाई महज अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त अपोजिशन है। क्योंकि महंगाई पर तो वो भी रो रहे हैं जिन्होंने खान साहब को वोट डाला, जो खान साहब को लेकर आए, और वो भी रो रहे हैं जो ये कहते थे कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ के लोग भी खान साहब से कह रहे हैं कि महंगाई कम करें, बाकी हम संभाल लेंगे, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने तो ये कहकर बात ही खत्म कर दी कि महंगाई नहीं है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई 10.7% है, और सरकारी रिपोर्ट ये कहती है, वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, कि हुकूमत के 800 रोज मुकम्मल होने पर मुल्क को बदतरीन महंगाई का सामना है। हाँ साहब के दौरे कौल में चीनी 45 रुपए 86 पैसे महंगी हुई है, और मुर्गी कीमत में 89 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। इसके अलावा घी 160 रुपए फी किलो बढ़ा है, आटे का थैला तकरीबन 300 रुपए महंगा हुआ है, बिजली 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट बढ़ी है, और गैस की कीमत में 334% इजाफा हुआ है, लेकिन महंगाई नहीं हुई। तो हुकूमत को यह चाहिए कि महंगाई पर पाबंदी लगा दे। जिस तरह नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने पर पाबंदी लग सकती है, तो फिर महंगाई का जिक्र करने पर पाबंदी क्यों नहीं लग सकती। वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट खुद ये कहती है, ये सरकार का इदारा है, ये रिपोर्ट इसमें कहती है कि इस वक्त महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक अगस्त 2018 से नवंबर 2020 के दौरान $1 35 रुपए महंगा होकर 123 रुपए से बढ़कर 158 रुपए का हो गया है। चंद रोज पहले यही डॉलर 169 रुपए तक पहुंच गया था। वो तो अल्लाह भला करे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का, जिन्होंने कोरोना की वबा के असरात कम होते ही अपनी रकम डॉलरों की शक्ल में पाकिस्तान भेजना शुरू कर दी, तो रेमिटेंस बढ़ गए हैं। अब चूंकि हम खर्च कुछ करते नहीं, सब कुछ तो उधार पे चल रहा है, तो पिछले चंद हफ्तों में रुपए की वैल्यू कुछ बेहतर हुई है। फिर भी 2 साल में रुपए की कदर में 35 रुपए इजाफा हो चुका है। 169 का डॉलर अगर रहता तो डॉलर की कदर में 46 रुपए का इजाफा हो जाता, यानी 46 रुपए इजाफा काउंट किया जाता। तो सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक महंगाई पिछले 8 साल की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। माली साल 2019 में महंगाई की औसत शरह 10.76% रही, जो माली साल 2017-18 में 4.68% थी। अक्टूबर 2018 तक नवंबर 2020 तक की रिपोर्ट के मुताबिक खाने पीने की कोई एक शय भी ऐसी नहीं जिसकी कीमत में जरा सी भी कमी वाक़ हुई हो। पिछले 9 माह में महंगाई की शरह 11.53% तक पहुंच चुकी है। ये तमाम रिपोर्ट मीडिया में शाया हो चुकी है। अवाम इस वक्त कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रहे हैं, और फिर भी वज़ीर-ए-आज़म को ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा लग रहा है। यानी सफेद पोश मिडिल क्लास तबका बुरी तरह मुतासर हुआ, पिस कर रह गया। कर्ज सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा, तरक्की की शरह मनफी, बेरोजगार की शरह उसमें भी इजाफा, और खारजा पॉलिसी का हाल ये है कि सऊदी अरब ने उधार दिए गए पैसे तक वापस मांग लिए। जो मुल्क आपको तेल उधार पर दे, अरबों डॉलर आपको बैंक में रखने के लिए दे, और ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए अरबों डॉलर की सरमायाकारी पर तैयार हो, उसे एक तुर्क ड्रामे पर कुर्बान कर दिया जाए। अब सऊदी अरब को तो छोड़े, सारे अरब ब्लॉक के जो ममालिक हैं वो अपने अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। तो ये है कामयाब खारजा पॉलिसी। एक तो महंगाई से इनकार, ऊपर से मौशत की कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं, यानी मरे को मारे शामदार, और पल्ले नहीं तेल लाते कर दी मेला मेला। तो किस दुनिया में रहते हैं जहां किसी को महंगाई नजर नहीं आ रही, हुकूमत के वज़रा तक महंगाई की दुहाई दे रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म उसे प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। तो कब तक ये हुकूमत साबका हुकूमतों को महंगाई का जिम्मेदार ठहराएगी। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि अगर किसी ने अपनी जेब से कभी कुछ खरीदा हो तो फिर उसे महंगाई का इल्म हो। ये बात तल्ख है, मगर हकीकत के करीब तर है। जब खर्चा उठाने वाले कोई और हो तो फिर किसी को क्या लगे कि महंगाई है कि नहीं है। 4 रोज पहले मेरे मोहतरम कप्तान ने खुद ही फरमाया था
कि महंगाई खत्म करना उनकी अव्वलीन तरजीह है, और कल ही वो इस बात से दोबारा मुकर गए कि मुल्क में कोई महंगाई है, यानी किस्सा ही खत्म। न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। अभी हम मईशत की बर्बादी का रोना रो रहे थे। मुल्क के 22 करोड़ अवाम चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि महंगाई है, लेकिन मुल्क का सरबराह ये कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं। तो मोहतरम वज़ीर आज़म के बारे में कोई ये भी नहीं कह सकता कि वो लाइल्म है या फिर किसी मेडिसिन के जरिए असर है। तो कल तक तो ये कह रहे थे कि महंगाई नहीं, आज एक और नया स्टेटमेंट सामने आया कि महंगाई के पीछे अपोजिशन है, यानी ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। अब पता नहीं हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म किसी और दुनिया में रहते हैं और हम किसी और दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हमें तो महंगाई नजर नहीं आ रही बल्कि बुरी तरह महसूस हो रही है। आगे बढ़ते हैं और हॉट टॉपिक ये है कि सानहा कराची या कराची में जो आईजी सिंध का मामला हुआ, उनके मुबैना अगवा का और मज़ार कायद का मामला था, ये दोनों मामला के ऊपर हुकूमत का क्या टेक है, इस पर नदीम अफजल चंद गुफ्तगू कर रहे हैं। कल इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आई तो हुकूमत इस हवाले से क्या समझती है, देखते हैं। वॉच नदीम अफजल चंद। अच्छा, नदीम अफजल चंद साहब, जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था, जरा सुने उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब को जब सवाल किया गया इस बारे में तो उन्होंने क्या जवाब दिया था। 18 अक्टूबर को कराची हुआ। कराची में आपने देखा कि वहाँ पे एक अहम तरीन आदमी को लिया गया बकौल, और उसके बाद और सिंध गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो पता ही नहीं कि वहाँ पे हो क्या रहा था। एक मासूम आदमी गिरफ्तार हो गया। अगवा कौन हुआ? अगवा वो आईजी सिंध को अगवा किया गया ना। मैं तो इसका कॉमेडी समझता हूँ। मैं तो ये जब सोचता हूँ मुझे हंसी आती है इसके ऊपर, ये क्या मजाक हो रहा है। साहब ने कहा था ये तो कॉमेडी है, और मैं जब ये सुनता हूँ तो मुझे तो हंसी आती है इस पे। तो चंद साहब, ये जिसको वजीर आज़म साहब कॉमेडी कह रहे थे उस पर वाजिब पाकिस्तान के कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने बहुत से अफसरों को उनकी करंट असाइनमेंट से हटा दिया और मजीद महकमाना कार्रवाई हो रही है। तो वजीर आज़म को ये किसने बताया होगा कि ये कॉमेडी है? देखिए जी, वज़ीर आज़म के पास तो सारी इंफॉर्मेशन आती रहती हैं सारी एजेंसीज की तरफ से, तो अब नहीं पता कि क्या, लेकिन मैं समझता हूँ कि आईजी का अगर अगवा, वो कहते हैं आईजी का अगवा हुआ है, तो फोर्सेस को घर से अगवा इस तरह नहीं किया जा सकता। किसी कमांडर को, सूबे के कमांडर को, फोर्स का कमांडर, उसकी सिक्योरिटी पे फोर्स ही लगी होती है। अगवा का लफ्ज़ नहीं, आप डिटेल इंक्वायरी आएगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। गए उनको लेकर जाकर, वो पुलिस क्यों रेड पे गई? फिर उन्होंने, पुलिस तो आईजी साहब नहीं भेजी ना, हुक्म तो उन्होंने नहीं दिया पुलिस को। पुलिस तो हुक्म अपने आईजी का मानेगी, तो पुलिस किसी और का, रेंजर। हाँ, सब समझते हैं कि हर चीज ही मजाक है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मजाक मजाक में हुकूमत मिल गई, और मजाक मजाक में 2-2.5 साल भी निकल गए, तो पूरा मुल्क ही मजाक पर चल रहा है। मजाक मजाक में मुजरा लगाए जाते हैं और मजाक मजाक में हटा दिए जाते हैं। यही हाल ब्यूरोक्रेसी का है। तो खान साहब की नज़र में तो ये कॉमेडी सर्कस है। हालात का रोना तो मेरे और आप जैसे लोग रो रहे हैं जिन्हें मुस्तकबिल की कोई फिक्र है। वज़ीर आज़म साहब से बड़ी मादत के साथ शिकवा यही है कि वो संजीदा मामलात को कॉमेडी समझते हैं और गैर संजीदा मामलात को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मईशत को बेहतर करने के लिए ताजरों और सरमायाकारों को राग़ब करने की बजाय मुर्गियां, अंडे, कट्टे और बच्चे पालने का मशवरा देते हैं। वज़ीर आज़म हाउस की भैंसों की फरोख्त को कौमी मामला समझते हैं। अवाम के ज़राए आमदनी में इजाफे की प्लानिंग करने को कॉमेडी समझते हैं और लंगर खाने और पनाहगाहों के क़याम को एटमी मनसूबे से भी ज़्यादा अफजल समझते हैं। तो अब जिन्हें महंगाई कॉमेडी लगती है, बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, तो फिर उनकी नज़र में ये जो कराची वाला वाक़या है वो वाक़ई कॉमेडी होगा। तो इंक्वायरी रिपोर्ट में अगर ये बात साबित ना होती कि आईजी सिंध के साथ मिसबिहेव किया गया, या जैसा कहते हैं कि उन्हें मुबैना तौर पर अगवा किया गया, तो फिर इस पर 2 हसास अदारों के अफसरान को मुअत्तल क्यों किया जाता? और शाद भट्टी तजिया निगार हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका भी मौक़िफ़ सुनते हैं कि वो इस वाक़े के ऊपर, इस रिपोर्ट के ऊपर उनका रिएक्शन, रद्द-ए-अमल क्या है, देखते हैं शाद भट्टी। इंक्वायरी में जबरदस्ती एफआईआर करवाने वालों को ओहदों से हटा दिया गया, मजीद कार्रवाई जेएचक्यू में होगी, चलो ये भी ठीक है। फर्ज कर ले उनको सजाएं भी मिल जाएंगी, मजीद सजाएं मिल जाएंगी जेएचक्यू में, चलो ये भी ठीक है। अभी सिंध हुकूमत की 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट भी आनी है 30 दिन में, वो भी आ जाएगी।
मतलब सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस की इज्जत थी, कार्रवाई हो गई। होटल के कमरे का दरवाजा टूटना गलत था, उन लोगों की भी इज्जत थी, कार्रवाई हो गई। कैप्टन सफदर साहब की इज्जत भी बहाल हो गई। सिंध पुलिस के जख्मों पर मरहम भी रखी जा चुकी। और लेकिन मेरा सवाल यह है कि कायदे आजम का क्या बनेगा? बाबा कौम की कोई इज्जत नहीं। जना के पाकिस्तान में जना के बाद भी, जना के मरने के बाद भी जना की कोई इज्जत नहीं। सिंध पुलिस, मरियम नवाज, कैप्टन सफदर सब वाली वारसों वाले हैं। इसी एक कायदे आजम ही यतीम है। एक कायदे आजम का कोई वाली वारिस नहीं है। जो कुछ मिजारे कायद पर हुआ, इस बदतमीजी और बदतहजीबी पर कायदे आजम किससे सवाल करें, किससे जवाब लें, किसके पास FIR दर्ज करवाने जाएं? फौज के पास जिन्होंने अपने अफसरों को हटा दिया है, सिंध हुकूमत के पास जिनकी नजर में यह कार्रवाई कोई नहीं है, वजीर आजम के पास जिनकी नजर में यह मिजाहिया प्रोग्राम है और उन्होंने कहका मार कहा यह तो मिजाहिया प्रोग्राम है, यह तो साजिश है। वुजरा के पास जो एक दूसरे के गिरेबानों से लटके हुए हैं, किसके पास जाएं? यह सवाल सिविल मिलिट्री तल्लुकात का नहीं है मैडम शेख। यह सवाल ये नहीं है कि इन तल्लुकात बहाल हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या कायदे आजम अगर कायदे आजम ना होते तो यह पंजाबी की एक मिसाल है कि रोंदी यारा नू ले ले ना भरावां दे। तो असल में तकलीफ यह है कि IG सिंध के मुबैना अगवा की वजह से जो मज़ार कायद की बेहरमती का नोहा पड़ा जा रहा था वो कहीं बैकग्राउंड में चला गया और बात कहीं की कहीं निकल गई है। लेकिन मसला मज़ार कायद की बेहरमती का ना पहले था ना मसला अब है। मसला ये है कि बच के कैसे निकल गए। तो अपोजिशन जो हुकूमत के किसी भी तरह काबू नहीं आ रही, उसे काबू में लाने का प्लान बनाया गया, एक मनसूबा बनाया गया। ये अलग बात है कि मनसूबा साजों की ना तजर्बाकारी या जहालत वो हर जगह आड़े आ जाती है। तो ये मनसूबा भी नाकाम हो गया। कैप्टन सफदर मज़ार कायद आज़म पर उन्होंने कायद आज़म से कुछ गिले शिकवे किए थे। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से उनके गिले शिकवे, उनकी लाउड जुबान में नारे ये बदतमीजी करार पाए। हालांकि वो भी ये कह सकते हैं कि जी मैं जज्बाती हो गया था, ये मेरा जज्बातीपन है। तो अगर आला अदारों के अफसरान की खता को जज्बातीपन से ताबीर करके उन्हें किसी भी किस्म की साजिश से मुबर्रा करार दिया जा सकता है, तो फिर कैप्टन सफदर को जज्बातीपन पर बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों नहीं दिया जा सकता? अब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान है, वो उन्होंने पाकिस्तान को के फाउंडर हैं। तो उनसे कोई अगर जाके गिले शिकवे करता है, उनसे कोई बात करता है, कुछ लाउड होके करते हैं, कुछ बेचारे आराम से कर लेते हैं, तो उनकी इज्जत और शान में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक पाकिस्तान का वजूद है, कायद आज़म की गुर्बत पर कोई आंच नहीं आ सकती। ये खामखा कुछ लोगों को ना पराए फड्डे में टांग अड़ाने की आदत होती है। और साबिक़ वज़ीर आज़म शाहरियार अब्बासी ने मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ मुकदमे की जो कार्रवाई है वो बराह रास्त अवाम को दिखाई जाए। उन्होंने ये भी दावा किया है कि वो इसके लिए होने वाले अखराजात भी अदा करने को तैयार है। तो शाहरियार अब्बासी के खिलाफ नैब ने LNG केस में एक रेफरेंस दायर कर रखा है। वो चूंकि नैब की ज़ेर हिरासत भी रह चुके हैं, इस दौरान उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में जाने के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर का सहारा भी नहीं लिया और ये कहा कि नैब जितना चाहे मुझे हिरासत में रखे, वो जमानत भी नहीं लेंगे और जो कुछ नैब जानना चाहता है उसे बताएंगे, लेकिन नैब कुछ निकाल नहीं सका। अब शाहरियार अब्बासी ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ अदालती कार्रवाई बराह रास्त अवाम को दिखाए ताकि अवाम को पता चले कि मेरे केस में कुछ है भी या नहीं। लेकिन मुझे तो पता है कि मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें मेरी पकड़ हो सके। तो नैब मेरे खिलाफ रेफरेंस दायर करके इस केस में खुद फंस चुका है। अब शाहरियार अब्बासी अवाम को दिखाना चाहते हैं कि नैब कोर्ट में होता क्या है, सवालात कैसे पूछे जाते हैं, इल्जामात क्या लगाए जाते हैं, उनका दिफा किस तरह किया जाता है और मुलज़िम सवालात के जवाब से किस तरह अदालत को मुतमईन करता है। वो चाहते तो ये है कि सब देखे कि अवाम को पता चले कि ऐसे सवालात खुद नैब अफसरान से पूछे जाए तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। तो ये सवाल रखा गया राना सनाउल्लाह के सामने और हुकूमत के अहम वजीर फवाद चौधरी के सामने कि क्या मुकदमात की समाअत लाइव होना चाहिए या नहीं। तो देखते हैं कि उनका जवाब क्या है।
आपके ख्याल में ये मुनासिब नहीं है? लोगों को पता चलेगा कि किस पर क्या इल्जाम है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल 100% ठीक है। वाह जी वाह। सुप्रीम कोर्ट जो है ना यूके की, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं और आपको वहां पे सारे केसेस आप लाइव देख सकते हैं। हाँ। पाकिस्तान के अंदर शफाफियत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये। और मैं तो समझता हूँ ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला केस है ये भी फिर लाइव दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। और ताकि लोगों को पता तो हो अभी प्रॉब्लम क्या है। अभी प्रॉब्लम ये आती है कि ये सारे आके कहना शुरू कर देते हैं जी पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये है वो है। लोगों को पता चले चार्जेस क्या है और डिफेंस क्या है, उसके बाद लोग फैसला करें। जज ने भी तो फैसला ही करना होता है ना दुनिया में। एक तो लीगल पॉइंट्स के ऊपर एक ज्यूरी बैठती है। सो इससे एक तो होगा कि कुछ कोर्ट्स में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। अभी फ्रैंकली जजेस में कई कोर्ट्स जो हैं उनमें जो कंडक्ट का प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा। और मेरे ख्याल में तो कोर्ट्स को अपनी वेबसाइट्स बनानी चाहिए। अपना टीवी बनाना है तो वो भी कोई इतना महंगा काम अब नहीं रहा, लेकिन अपनी जो है वो वेबसाइट के ऊपर अपना टीवी बनाए और सारे केसेस लाइव चलाएं। अच्छा जी, राना सनाउल्लाह साहब ये बहुत बड़ी बात कर दिया है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी बिल्कुल शाहिद खकान अब्बासी साहब का केस जो है उसकी भी लाइव कवरेज होनी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब की भी होनी चाहिए। सब जितने भी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में जितने भी केस हैं उनकी लाइव कवरेज होनी चाहिए। तो आप इत्तेफाक करते हैं कि सिर्फ शाहिद खकान अब्बासी का केस नहीं, सबके केसेस की लाइव कवरेज होनी चाहिए? जी बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि मेरे ऊपर जो एंटी नारकोटिक्स का केस उन्होंने बनाया है उसकी जो है ना वो लाइव कवरेज नहीं, उसकी लाइव तफ्तीश भी करवा दें। अच्छा, उसकी इन्वेस्टिगेशन ही हुई। मेरे से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है उसने अगर एक लफ्ज भी शेयर किया हो तो जो सजा जो देनी चाहते हैं वो मैं कबूल करने को तैयार हूं। उसने आपसे पूछा? मामला ये है कि उसने आपसे पूछा नहीं कि ये आपके उसने आपसे पूछा नहीं कि ये आपके पास हीरोइन कहां से आई है? वो तो मुझे मिला ही नहीं। देखिए, मेरे नजदीक तो मुकदमात की समाअत लाइव दिखाने का मतलब एक और तमाशा लगाना होगा। इस मुल्क में जहां पहले ही तमाशे कम नहीं होते, एक इशू खत्म नहीं होता, पूरी तरह एड्रेस नहीं होता तो अगला इशू सर पे खड़ा होता है। अगर आप पिछले कई महीनों के इशू निकाल लें तो आपको एक दिन में 3-3 इशू मिलेंगे जो कि यानी बैक टू बैक पाकिस्तान के तमाशे लगे हुए हैं। तो मुकदमात की लाइव कवरेज एक और तमाशा लगा सकती है। और हमारे यहाँ तो एक दो मुकदमा तो है नहीं, दर्जनों मुकदमात ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकल हैं। अब ये मेरे नजदीक अदलिया का काम है कि वो इसको देखे। अदालतों को गैर जरूरी दबाव का शिकार करने की बजाय अगर हुकूमत प्रोसिक्यूशन का सिस्टम ठीक कर दे तो मेरे नजदीक आधे से ज्यादा मसाइल खुद ही हल हो जाएंगे। नैब की जो दहली है सबसे बड़ी है कि उसकी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन उन्हें आती नहीं है, बस जिसके खिलाफ कोई शिकायत है इसे उठा के अंदर कर दिया। तो दुनिया भर के जिन ममालिक में मुकदमा लाइव दिखाए जाते हैं उन मुल्कों में इल्जाम लगाना आसान नहीं है। किसी के खिलाफ किसी को तफ्तीश के बगैर आप पकड़ नहीं सकते, किसी के ऊपर आप इल्जाम नहीं लगा सकते। मुकदमा उस वक्त चलता है जब किसी के पास यानी प्रोसिक्यूशन के पास सबूत और शवाहद बिल्कुल ऑन टेबल होते हैं, मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ तो हर दूसरे दिन किसी न किसी बात पर मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। इसने पत्थर क्यों मारे, ये वहां पे नारे क्यों मारे। हाँ, एक मामले में रियायत दी जा सकती है, जैसे शाहिद खकान अब्बासी का मुकदमा है। ये बड़ा ओपन एंड शट केस है। जिन मुकदमा में सरकार का पैसा इन्वॉल्व है उसको आप लाइव कवरेज दे सकते हैं। ये मामला अदलिया में छोड़ना चाहिए और अदलिया को ये प्रायोरिटी खुद तय करना चाहिए कि कौन से ऐसे मुकदमात हैं जिनको चलाने से कम से कम अदालतें सुरखरू हो जाएंगी और वो मामला ट्रांसपेरेंट होकर पब्लिक के सामने आ जाएगा। दुनिया भर में ज्यूरीज बनती है जो कि देखती है समाअत को, ट्रायल को देखती है और उसके बाद अपनी ओपिनियन देती है। अब मीर शकील रहमान जो है वो कई दिनों नैब की हिरासत में रहे और उनका ट्रायल ही नहीं हुआ, यानी तकरीबन वो 9 महीने या 10 महीने नैब की हिरासत में रहे, एक बार भी उनका ट्रायल नहीं हुआ। तो कैसे पता चलेगा कि उन पर इल्जाम क्या था, सच्चा था, झूठा था। आपने उनको 9 महीने सजा दे दी, बेगुनाह हुए तो उनकी सजा जो हुई उनका जिम्मेदार कौन है। तो जो मेरे नजदीक जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुकदमात है जैसे वज़ीर आज़म, वज़रा, सियासी जमातों के कायदीन, इनके मुकदमा जरूर दिखाने चाहिए। लेकिन वो जो कहते मेरे ख्याल में ये तजवीज़ जरा काबिल अमल है नहीं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर इतने लकूने हैं कि कल को लोग मुकदमात भूल जाएंगे, मुल्ज़मान को भूल जाएंगे, इदारों पर उंगलियां उठती रहेगी। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रहे हैं इरशाद भट्टी। अमरीकी सदर ट्रंप और पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान में क्या कोई इत्तफाकिया मुमासलत है, इसको एनालाइज कर रहे हैं इरशाद भट्टी। हुकूमत की हमायती मीडिया पर्सन है और तजिया निगार है। देखते हैं कि उनकी नज़र में ये मामला कैसा है। वो कहा करते थे मीडिया तब जब इमरान खान साहब जब 22 साल स्ट्रगल करते रहे तो उनकी नज़र में मीडिया क्या था। वो कहा करते थे जो हुकूमत करप्ट होगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी कि मीडिया का मुंह बंद करे, हर अरबा इस्तेमाल करेगी मीडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। वो कहा करते थे जितनी खिदमत जमहूरियत की सहाफ़ियों ने और मीडिया ने की शायद ही किसी और ने की होगी। वो कहा करते थे मेरी जद्दोजहद कामयाब यहाँ होती अगर मीडिया साथ ना देता। वो कहा करते थे मैं करप्शन को बेनकाब करने पर मीडिया को सलाम पेश करता हूँ। वो कहा करते थे सलाम है मीडिया को। और जब फिर वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा कि अखबारों में माफिया बैठा हुआ है, मीडिया नेगेटिव है, मनफी है, सनसनीखेज़ी फैलाता है, मीडिया करप्ट और करप्शन का दिफा कर रहा है, इनका पिछलों का नवाजा हुआ है, कई सहाफ़ी पुराने निज़ाम से फ़ायदा उठाने वाले हैं, आज इनकी रोज़ी बंद है इसलिए वो बातें करते हैं, मीडिया झूठा है, अखबार ना पढ़ें, टीवी ना देखें। ये करंट अफेयर्स शोज आज हम सारे बैठे हुए हैं, ये इंग्लिश में ये एंडलेस है और एक मनसूबा बंदी से प्रोपेगेंडा हो रहा है, मीडिया कर रहा है मेरे खिलाफ। अब इस मज़े की बात यह है कि अमरीकी खान और पाकिस्तानी खान दोनों में बड़ी चीज़ें मवासलत हैं, यानी ट्रंप और हमारे इमरान खान साहब दोनों गैर रवायती सियासतदान नहीं थे, अनप्रेडिक्टेबल थे, स्ट्रांग हेडेड और अनथक अनडाउटेबली। दोनों ने अपनी एम्पायर खुद बनाई, दोनों की जिंदगियां नशीबो फराज से भरी हुई, दोनों की जाती जिंदगियां, शादियां, ब्रेकअप, तल्लुकात, स्कैंडल्स बहुत ममासलत है, दोनों की लाइकिंग डिसलाइकिंग के बड़े पक्के हैं, दोनों ने अपने से मजबूत सियासी बुरे उल्टे, उधर हेलरी इधर नवाज शरीफ भुट्टो वाले, दोनों पर इल्जामात लगे, रशियन स्पोर्ट और पट्टी ना कर यार। ट्रंप का खान साहब से कोई मुकाबला नहीं, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली। हाँ सब हमारे हीरो हैं, वर्ल्ड कप जीत कर लाए, कैंसर अस्पताल बनाया। क्या हुआ अगर 8 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के बाद और 2 साल फेडरल गवर्नमेंट में रहने के बावजूद उनके पास अवाम को सवाए अस्पताल और वर्ल्ड कप के अलावा बताने के लिए कुछ नहीं है। ट्रंप तो पागल है, मीडिया को गालियां निकालता रहता था लेकिन मीडिया को हाथ नहीं डाल सका। हाँ साहब ने तो मीडिया टाइकोन को ही उठाकर अंदर बंद कर दिया और कई महीनों बाद बेचारे मीर शकील रहमान अभी कल ही जमानत में बाहर आए हैं। तो ये होती है दिलेरी। ट्रंप तो सिर्फ बातें करता था, हाँ साहब बातें करते हुए यू टर्न भी ले लेते हैं, 2 मिनट नहीं लगाते। तो ट्रंप को यह काम भी नहीं आता था। अब या तो तब्दीली सरकार की बारात के आगे बैंड बाजे लेकर चलने वालों की अंदर का कोई भट्टी जाग गया है, या फिर ट्रंप क्या हारा, हाँ साहब को उन्होंने ट्रंप सानी कहना शुरू कर दिया। तो ये बड़ी ज्यादती है। इंसान हालातों वाकयात के मुताबिक खुद को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। तुर्कियों के लिए तुर्क, अरबियों के लिए अरब, और जिनको मदीने की रियासत से लगाओ उनके लिए मदीने की रियासत, और जिनको ईरानी निज़ाम पसंद उनके लिए ईरान का निज़ाम, और जिनको कुछ समझ नहीं आता उनके लिए चीन का निज़ाम। तो ट्रंप को खान साहब से मिलाना पता नहीं खान साहब के साथ ज्यादती है या फिर ट्रंप के साथ। तो अल्लाह जाने वो कौन लोग हैं जिन्हें ट्रंप और खान साहब में ममासल नजर आती है। 2-4 आदतों का मिल जाना इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर स्ट्रेटेजी भी हो सकती है, क्योंकि ट्रंप खान साहब से पहले हुकूमत में आए थे और ट्रंप जब हुकूमत में आए थे तो जाहिर है बहुत से लोगों ने उनकी आदतों को या उनके स्टाइल को फॉलो भी किया होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वाकई जो ट्रंप की असल आदत है उनके ऐन मुताबिक वो भी ऐसे ही लोग हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं कि देखते हैं कि उनके पास क्या खबर है। वॉच रिपोर्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद साहब को लंदन में इतला दी है कि जिस पीडीएम को लेके हम चले थे, हमें वो जो रिपोर्ट है, मुसद्दका रिपोर्ट है, मासवाए इक्का दुक्का पार्टियों के तमाम की तमाम पार्टियां बाशमूल मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान वो हमारे बयानिया को लेकर चलने पर तैयार नहीं है और उसके मुताबिक
हुकूमत और फौज की क़यादत को डिसलॉज करने के लिए, हटाने के लिए जिस किस्म की एजिटेशन और ब्लड बात की हम तैयारी करके बैठे हुए थे और पैसे और असला बांटने की सोच रहे थे और दुश्मन की तोपों का हम ईंधन बने हुए थे, वो काम, ये अब मेरे लफ्ज अपने हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मरियम हैज रिपोर्टेड टू हर फादर कि जी मियां साहब पीडीएम जो है नहीं वो चलने को तैयार, वो उसका खात्मा हो गया है या हो जाएगा, या ऐसे लंगड़ी लूली जैसे पहले इत्तेहाद बनते रहे वो है। ये आप इस पर सवाल कोई करना चाहे तो करें। कल यही हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पीडीएम में फूट पड़ गई, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए से भाग गई, लाहौर के जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून को कोई बंदा नहीं मिल रहा, कोई कन्वीनर नहीं मिल रहा, अपोजिशन के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होने वाला है और पता नहीं क्या बला बला बला। ये वो ख्वाब है जो रोज देखे जाते हैं, हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई तल्लुक वास्ता नहीं। तो एक मिसाल ये है कि कहने में क्या हर्ज है। तो कुछ लोगों की मजबूरी बन गई है कि उनका काम महज किसी न किसी हवाले से प्रोपेगेंडा करना है और उन्होंने ऐसी ऐसी दूरबीनें लगाई हुई हैं जो जाती उमरा से लंदन तक दिखाई देती है और सिर्फ उन्हें दिखाई देती हैं। कमाल की बात है, जो बात खुद मरियम नवाज या नवाशी को नहीं मालूम वो बातें हमारे दोस्तों को मालूम हो जाती हैं। तो ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है। पंजाबी का एक लतीफ़ा ये है कि अगर चारपाई नहीं बदल सकते तो तरतीब ही बदल लें। तो अपोजिशन का इत्तेहाद इस वक्त नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चल रहा है। बुनियादी तौर पर इत्तेहाद में शरीक जमातों ने कल ही इसका इलामिया जारी किया। तो हकायक के बरस अगर आप बात करते रहेंगे तो फिर ज्यादा देर लोग आपको नहीं मानेंगे, लोगों पर असलियत खुलने लगती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ दोस्तों की बात करते हैं कि देखते हैं कि उनके पास क्या खबर है। वॉच रिपोर्टर साहिबा ने, मरियम नवाज शरीफ ने अपने वालिद साहब को लंदन में इतला दी है कि जिस पीडीएम को लेके हम चले थे, हमें वो जो रिपोर्ट है, मुसद्दका रिपोर्ट है, मासवाए इक्का दुक्का पार्टियों के तमाम की तमाम पार्टियां बाशमूल मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदगान वो हमारे बयानिया को लेकर चलने पर तैयार नहीं है और उसके मुताबिक हुकूमत और फौज की क़यादत को डिसलॉज करने के लिए, हटाने के लिए जिस किस्म की एजिटेशन और ब्लड बात की हम तैयारी करके बैठे हुए थे और पैसे और असला बांटने की सोच रहे थे और दुश्मन की तोपों का हम ईंधन बने हुए थे, वो काम, ये अब मेरे लफ्ज अपने हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मरियम हैज रिपोर्टेड टू हर फादर कि जी मियां साहब पीडीएम जो है नहीं वो चलने को तैयार, वो उसका खात्मा हो गया है या हो जाएगा, या ऐसे लंगड़ी लूली जैसे पहले इत्तेहाद बनते रहे वो है। ये आप इस पर सवाल कोई करना चाहे तो करें। कल यही हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पीडीएम में फूट पड़ गई, मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए से भाग गई, लाहौर के जलसे के लिए मुस्लिम लीग नून को कोई बंदा नहीं मिल रहा, कोई कन्वीनर नहीं मिल रहा, अपोजिशन के खिलाफ बहुत सख्त एक्शन होने वाला है और पता नहीं क्या बला बला बला। ये वो ख्वाब है जो रोज देखे जाते हैं, हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई तल्लुक वास्ता नहीं। तो एक मिसाल ये है कि कहने में क्या हर्ज है। तो कुछ लोगों की मजबूरी बन गई है कि उनका काम महज किसी न किसी हवाले से प्रोपेगेंडा करना है और उन्होंने ऐसी ऐसी दूरबीनें लगाई हुई हैं जो जाती उमरा से लंदन तक दिखाई देती है और सिर्फ उन्हें दिखाई देती हैं। कमाल की बात है, जो बात खुद मरियम नवाज या नवाशी को नहीं मालूम वो बातें हमारे दोस्तों को मालूम हो जाती हैं। तो ये चूरन बहुत पुराना हो चुका है। पंजाबी का एक लतीफ़ा ये है कि अगर चारपाई नहीं बदल सकते तो तरतीब ही बदल लें। तो अपोजिशन का इत्तेहाद इस वक्त नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चल रहा है। बुनियादी तौर पर इत्तेहाद में शरीक जमातों ने कल ही इसका इलामिया जारी किया। तो हकायक के बरस अगर आप बात करते रहेंगे तो फिर ज्यादा देर लोग आपको नहीं मानेंगे, लोगों पर असलियत खुलने लगती है। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसर तजियों के साथ। खिलाफ से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।